बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपका खून चूसने और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जो हमारा 12th का चल रहा है। और मुझे बड़ी निराशा हुई ये सुनकर कि मैं जो कह रही थी वो सच निकला और मैं यहाँ पे 14 पे चल रही हूँ और मेरे बच्चे कर रहे हैं 8 और 9 चैप्टर। और 8 और 9 भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हम तो 5th ही कर रहे हैं। बताओ कब सिलेबस करोगे? जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाओ बच्चों, अक्टूबर आ गया है, रिविज़न भी करना है हमें। मैं तो अपना वादा निभा रही हूँ, नवंबर ख़त्म कर दूंगी मैं सिलेबस, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है रिवीजन के लिए, वरना मैं रिवीजन करवा रही हूँ आप चैप्टर 10 कर रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, बुरा लग जाएगा मुझे। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर, इसीलिए मैं सोचूं बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, भाई उनको पढ़ना ही नहीं है, वो तो पढ़े हैं वो वहाँ पे, वो तो चैप्टर 8 देख रहे हैं मेरा रिकॉर्डेड वाला, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जो हमने चैप्टर फ्लो देख ही लिया था, आज जो हम करने वाले हैं उत्पादकता शुरू करने वाले हैं। उत्पादकता के प्रकार, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक और बहुत कुछ। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन पूछा जाता है बोर्ड के हिसाब से तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखे, है ना, स्टार लगा ले इसको, भाई मैम का स्टार थोड़ा ऐसा ही होता है गंदा सा। चलिए अब बात करते हैं उत्पादकता क्या है। तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। तो हमने कहा हमारे लिए इस धरती पे उत्पादन करने वाले कौन है? पेड़ पौधे। तो वो जो उत्पादन कर रहे हैं, मतलब वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस से वो जो चीज बना रहे हैं ग्लूकोज, और उसी को आगे और मॉडिफाइड करके फैट वगैरह जो भी वो बना रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर, वो सब हमारे लिए प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, अब इस प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? तो या तो हम उस प्लांट का वेट कर लेते हैं, शुष्क भार कर लेते हैं। अब ये शुष्क भार क्या होता है? देखो प्लांट में जो है ना वो 70% अगर नहीं करके हम माने तो 70% तो वाटर होता है। वैसे ये रेंज जो है वो 40 से 70 है, किसी प्लांट में 40% भी होता है, किसी में 70 भी होता है, वाटर वेलर में 90% होता है जैसे, तो डिपेंड करता है। तो हम कह रहे हैं कि प्लांट बॉडी का मैक्सिमम वेट तो पानी की वजह से, लेकिन पानी हमारे लिए प्रोडक्टिविटी नहीं है। हमें तो उनके जो खजाना उन्होंने संभाल के रखा है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट वाले, वसा, प्रोटीन, इन सब में इंटरेस्ट है। तो क्या करना है हमें कि अभी प्लांट में कितना खजाना भरा हुआ है ये चेक करने के लिए हम उसका शुष्क भार निकालते हैं, ड्राई वेट। वैसे ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ के आए हैं, ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट निकालते हैं हम। क्यों ड्राई वेट निकालते हैं? पानी को उड़ा देते हैं और फिर उस प्लांट में जो भी होता है उसको वेट कर लेते हैं। अब जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब प्रोडक्ट है। पानी क्योंकि उड़ चुका है, पानी से हमें मतलब नहीं है। अगर कोई गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो भी उड़ चुकी है, सिर्फ जो बचा हुआ है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। तो उसके ड्राई वेट से हमें पता चलता है कि कैसे क्या उसके अंदर कितना है। अब क्या है, प्रति इकाई समय में जीवों द्वारा जैव भार। अब ये जैव भार का मतलब क्या है? यही शुष्क भार, यानी कि उसका वेट, बायोमास, कि एक प्लांट अपने बायोमास में कितना प्रोडक्शन कर रहा है। देखो प्लांट ये जो सनलाइट यूज कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? उनकी एनर्जी के लिए, प्लस जो जितने दूसरे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे वो क्या करेंगे? उनसे वो दूसरी सेल्स बनाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट बनाएंगे, अपने काम में लेंगे, यानी इनडायरेक्ट वे में उनके वेट में वृद्धि हो रही है। जो भी बन रहा है वो प्लांट में और उनका वेट बढ़ रहा है, बायोमास बढ़ रहा है, उनका कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, तो हम उसी को बायोमास और उसी को वेट बोल रहे हैं। ठीक है, कि उसका टोटल वेट कितना है, उसमें जल के अलावा क्या क्या मौजूद है। तो अगर हम एक टाइम लिमिट ले लें कि मान लो 1 घंटे में एक प्लांट ने, अब ये करेंगे कैसे? देखो एक बार आप एक प्लांट लो, उसका वेट कर लो, है ना, वेट मतलब भार निकाल लो उसका, उसको 1 घंटे सनलाइट में रख दो। सनलाइट में रख दिया, सनलाइट में रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से कुछ ना कुछ बनाएगा और उससे जो ग्लूकोज बनेगा उसको स्टार्च में और बाकी फैट वगैरह भी जो उसकी बॉडी में बन रहा है वो सब कुछ बनाएगा। अब उसको वेट कर लो। तो आपने देखा कि मान लो पहले उसका वेट जो था वो 10.5 था पहले। 1 घंटे की ड्यूरेशन में जब हमने उसको चेक किया, अभी गीला ही कर रहे हैं, सूखा उखा कुछ नहीं रहा है,
ठीक है, सुखा भी नहीं रहे अभी हम उसको। मान लो हमने देखा कि 11.5 था, तो ये क्या हुआ, ये उसने अपने जेव भार में, जेव भार क्यों कह रहे हैं, भार तो किसी का भी हो सकता है भाई, इस रिमोट का भी भार है, लेकिन हम क्योंकि लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो हम जेव भार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना अंतर आया, तो हम बोलेंगे कि 1 का। अब ये 1 ग्राम भी हो सकता है ना, अगर हमने इसको किलो में लिया है तो किलो कर लो, कि उसने 1 घंटे में 1 किलो वेट अपना बढ़ा लिया, तो ये 1 किलो क्या हुई, उसकी प्रोडक्टिविटी हुई। लेकिन अभी इसमें पानी भी है ना, हम कह रहे हैं भाई पानी भी आया है, तो वो अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है तो फिर आपको ड्राई वेट लेना पड़ेगा उसका, लेकिन अभी हम जनरली बायोमास की ही बात कर रहे हैं। तो प्रति इकाई समय में जीवों द्वारा जैव भार के उत्पादन की दर को, जो रेट है उसकी, कि उसने 1 घंटे में 1 किलो वेट बढ़ाया, तो ये उसकी क्या हो गई, रेट हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी की रेट हो गई 1 kg पर आवर, ये उसकी क्या हो गई, रेट हो गई। ऐसे ही निकालते हैं रेट, है ना, स्पीड वगैरह सब आप निकालते हैं, तो ये उसकी क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, कि उसने कितना उत्पादन किस दर से किया। जैव भार उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है, जहां जैव भार से तात्पर्य किसी समय किसी जीव के शुष्क भार के मापन से है। आ गई बात कि हम ऐसे ही नहीं, गीला नहीं, गीले में तो हम कह रहे हैं कि भाई 70% तो पानी होगा, और जब उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा तो जड़ तो आपको पता है बावरी है, उनको कुछ पता ही नहीं होता, उनको तो बस एक काम दे दिया, जल लो जल लो जल लो, तो दिन भर जल ही अवशोषित करती रहती है। तो खाना कुछ बना भी है या सिर्फ जल ही जल बढ़ा है ये 1 किलो, तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ड्राई वेट यानी कि शुष्क भार निकालना पड़ेगा कि कितना उसने अपना वेट जो है बढ़ाया है। ठीक है, चलो, उत्पादकता 2 प्रकार की होती है, पहली प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता को हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है ये सुनो। सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखो, हमने कहा कि इस तंत्र में सबसे शुरुआती जो भोजन बनाने वाले हैं स्वपोषी वो प्लांट है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और ग्लूकोज बनाया, है ना, बना बहुत कुछ रहा है, ये बात मैं कर चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट भी बना रहा है, वसा भी बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है। अब क्या ये पूरी की पूरी जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसके कुछ बॉडी की दूसरी चीजें बनाने में भी काम में आ रही है, जैसे ग्लूकोज उसने लिया, लेकिन प्लांट को सिर्फ स्टार्च या ग्लूकोज थोड़ी ना चाहिए, उसके जो वृद्धि है, उसके जो दूसरे काम है, श्वसन है, रेस्पायरेशन है, ठीक है, उसमें वो काम में लेगा इस एनर्जी को। आपको पता है ना, श्वसन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो प्रकाश संश्लेषण तो कर रहा है लेकिन रेस्पायरेशन भी कर रहा है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कहाँ से लाएगा, ग्लूकोज को तोड़ के। प्लस प्लांट को सिर्फ ग्लूकोज ही ग्लूकोज थोड़ी ना भरा हुआ है, प्लांट की बॉडी में फैट भी है ना, जैसे जो तेलीय पौधे होते हैं उनमें तो फैट भी होता है, जिससे तेल निकलता है, उनमें लिपिड्स फैट भी है, उनमें क्या है, प्रोटीन्स भी है, उनमें विटामिन भी है, उसमें कुछ अम्ल भी है। ये सब किससे बन रहे हैं, ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो जो खाना बनाया जा रहा है, जो ऑक्सीजन उत्पन्न की जा रही है, जो ग्लूकोज उत्पन्न किया जा रहा है, जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि आपने पढ़ी है क्लास 11th में, कितनी सारी चीजें बनती है उसके अंदर जब प्रकाश संश्लेषण होता है, खाली ग्लूकोज थोड़ी ना बनता है, स्टेप्स पढ़े हैं आपने, तो वो सब बनाने में भी कोई ऊर्जा खर्च हो रही होगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पौधे जो है, जैसे कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और इस फोटोसिंथेसिस से हमने वही ड्राई वेट निकाला इसका या बायोमास निकाला, तो हमें पता चला कि इसने 2 किलो, वैसे तो एनर्जी अगर हम देखें, अभी हम भार देख रहे हैं, एनर्जी में तो किलो कैलोरी के हिसाब से निकालना पड़ेगा, इसने अपना 2 किलो जैव भार जो है बढ़ा दिया। मतलब इसका जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी हो गई,
इसकी उत्पादकता कितनी हो गई, इसका प्राइमरी कितना इसने ग्रोस किया, ग्लूकोज कितना ग्लूकोज बनाया, 2 किलो ग्लूकोज बना दिया 1 घंटे में, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि कितनी चीज उसने बनाई है। सबसे पहले ग्लूकोज जो बना, उत्पादक द्वारा सूर्य की विकिरणों को ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ प्लांट के मैनर में क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, बाद में स्टार्च में आ जाता है, के रूप में संग्रहित करने की दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती। बस जनरल प्रकाश संश्लेषण किया, ग्लूकोज बनाया, अब वो किस रेट से बनाया, वो उसकी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। 2 किलो 1 घंटे में बनाया इसने, तो ये इसकी क्या हो गई, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन अभी मैंने कहा कि पौधे जो है अपना जो ग्लूकोज बनाए उसको ऐसे ही रहने नहीं देंगे, उसको किसी काम में लेना है, बाकी चीजें भी बनानी है, उसको वृद्धि करनी है, तो उस ऊर्जा को काम में लेंगे, तो कुछ ऊर्जा वो खर्च भी करेंगे इसमें से अपने काम में, अपनी वृद्धि में, है ना। चलते तो है नहीं पौधे नहीं चलते ना, तो चलने में तो उनकी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, एक ही जगह पड़े रहते हैं ना, खड़े रहते हैं। मेन उनकी ऊर्जा जो खर्च होती है वो कहाँ होती है, मेन उनकी जो ऊर्जा खर्च होती है वो श्वसन में होती है, क्योंकि श्वसन में एक ऊर्जा स्पेंड्योर होता है। श्वसन क्या होता है, श्वसन के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न कर नहीं होती, ऊर्जा खर्च होती है श्वसन के अंदर, है ना। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ये सारी चीजें। तो प्राथमिक उत्पादकता जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली कुल प्राथमिक उत्पादकता, वो तो यही रहेगी जो है इसके पास, और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जिसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रोस प्राइमरी, इसको क्या कहेंगे, ग्रोस प्राइमरी, इसको कहते हैं GPP, जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इसको पढ़ेंगे, इसको कहते हैं NPP। अब जीपीपी क्या है, जीपीपी वही जो मेन बन रहा है कि 2 किलो बना तो 2 किलो इसकी क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, कि 1 घंटे में इसने 2 किलो क्या किया, अपने जैव भार में वृद्धि की, तो वो उसकी कुल प्राथमिक उत्पादकता है। नेट क्या है, पहले ग्रोथ की परिभाषा देख लो, कुल प्राथमिक उत्पादकता या सफल प्राथमिक उत्पादकता जिसको हम कह रहे हैं जीपीपी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैव भार या कार्बनिक पदार्थों के कुल उत्पादन की दर को सकल या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। वही जो नॉर्मल बन रहा है प्रकाश संश्लेषण में जो भी बना वो सब उसकी क्या है, प्राथमिक उत्पादकता है। चाहे वो ग्लूकोज बना हो, चाहे उस ग्लूकोज से फैट बनी हो, जो कुछ भी बना है वो सब क्या है, उसकी कुल, नाम में ही बताया देखो कुल, और सकल का मतलब भी पूरा होता है, सकल का मतलब पूरा, सकल मतलब पूरा, तो भाई पूरी जो उसका बना है सब कुछ वो क्या है, प्राइमरी या प्राथमिक उत्पादकता। सेकेंडरी क्या होती है, शुद्ध क्या होती है, शुद्ध वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता। तो अभी मैंने कहा कि जो पौधे होते हैं वो अपनी ऊर्जा जो उन्होंने बनाई है उसका कुछ यूज भी करेंगे, चलने फिरने में तो करते नहीं है, मेनली उनकी जो ऊर्जा होती है वो कहाँ खर्च होती है, श्वसन में खर्च होती है, श्वसन दर में खर्च होती है। जितना रेस्पिरेशन वो करेंगे उनकी ऊर्जा खर्च होगी। तो ये ऊर्जा खर्च कहाँ से होगी, कहाँ से लेंगे ये ऊर्जा, तो ये ऊर्जा जो उन्होंने प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाया है, जो प्रकाश संश्लेषण से उन्होंने चीजें बनाई है उससे ऊर्जा लेंगे। यानी कि जो फाइनल हमारे पास प्रकाश संश्लेषण से जो भार आया था प्लांट में वो उसका वास्तविक भार नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट वो अपने लिए खर्च कर देंगे। किस के लिए, श्वसन के लिए कुछ खर्च करेंगे उसमें। भाई आपको मैं कहूं कि आप जो है जो भी पैसा कमाते हो सब सेव कर दो, क्या ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप जो पैसा कमाओगे उसमें से कुछ बचत करोगे और कुछ अपने ऊपर खर्च करोगे, राइट, यही पौधे कर रहे हैं। जो पैसा आप कमा रहे हो वो आपकी क्या है, जीपीपी, सकल उत्पादकता, यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, अब उस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो पैसा आपने कमाया है उसमें से जो आप खर्च कर दोगे, अब ये पौधे किस में खर्च कर रहे हैं, पौधे श्वसन के लिए खर्च कर रहे हैं। खर्च करने के बाद जो आपने सेविंग की है, जो आपने बचत की है, वही बचत आपकी क्या कहलाती है, शुद्ध वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता।
यानी एक तरह से पैसे से अगर लेंगे तो जो हम सेविंग कर रहे हैं वही हमारी नेट प्रोडक्टिविटी है प्लांट की, हमारी तो हम पैसों से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्या कि मेन वाली में से श्वसन के लिए यूज हुई ऊर्जा को निकाल दो, उसके बाद जो बचेगा वो हमारी शुद्ध है, शुद्ध वही रहेगी, नेट वही रहेगी। आप बोलोगे आपकी कितनी इनकम है, तो आप सैलरी नहीं बताओगे, आप क्या बोलोगे कि मेरी सैलरी 50 है, उसमें से 25 में खर्च कर देती हूँ तो मेरे पास 25 बचता है, मतलब मेरी मंथली जो बचत है या मेरी मंथली जो पैसा है मेरे पास वो 25,000 ही आता है, क्योंकि 25 तो आप खर्च कर चुके हो। तो नेट आपका क्या रहेगा? नेट आपका 25 ही रहेगा, भले ही आप 50 कमा रहे हो, लेकिन 25 तो आप खर्च कर चुके हो। समझ में आ गई? तो क्या है भाई, ये उत्पादक के श्वसन क्रिया। अब श्वसन क्रिया क्यों लिखा है इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि प्लांट में और कोई ज्यादा एक्टिविटी है नहीं। ठीक है, श्वसन क्रिया के बाद बचे हुए जीवभार या ऊर्जा की दर को शुद्ध वास्तविक उत्पादकता कहते हैं। ये डेफिनेशन सब लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की डेफिनेशन बहुत उल्टी सीधी है। शुद्ध या वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता कैसे लिख सकते हैं? कुल प्राथमिक उत्पादकता माइनस श्वसन दर। कैसे लिख सकते हैं भाई? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं एनपीपी, क्या होगी? जो उसने कुल पैसा कमाया है, यानी कि कुल जो उसने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो उसने प्रकाश संश्लेषण से बनाई है, माइनस उसकी जो श्वसन दर है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट है, आरआर। आरआर का मतलब आरआरआर मूवी नहीं, आरआर का मतलब रेस्पिरेशन रेट। ठीक, क्या हो गई फाइनल वाली? वही कि मैंने क्या किया, अगर मुझे मेरी बचत बतानी है, सेविंग्स बतानी है, भाई ये तो मैं आपको बताने के लिख रही हूँ, इसको इसमें बुक के साथ नोट्स में मत लिख देना, समझने के लिए कि सेविंग क्या हो गई, मेरी जितनी टोटल सैलरी है माइनस मेरा जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो 50 है अगर मेरी सैलरी, उसमें से 25 मैंने एक्सपेंडियोर कर दिया, तो मेरे पास 25 मेरी फाइनल इनकम है। नेट इनकम मेरी कितनी है? नेट का मतलब अंतर, नेट इनकम मेरी 25 ही है, वो वाली कहानी है। लेकिन क्योंकि हम पौधों के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं प्राइमरी, क्योंकि हमारे प्राइमरी उत्पादक कौन है? पौधे हैं। इस यूनिवर्स में भाई प्राइमरी रूप से स्वपोषी तो वही है, इसलिए यहाँ प्राइमरी लगाया है। प्राइमरी वर्ड बता रहा है कि आप पौधों के बारे में बात करें, जो सबसे पहले फूड बना रहे हैं। अब आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी कौन होंगे? जब आप पौधों को खाएंगे, आपने पौधा खाया, पौधे के फॉर्म में क्या खाया आपने? स्टार्च खाया, है ना, हम उसी को लेके चल रहे हैं जो आपको समझ आता है। अब क्या आपको सिर्फ स्टार्च चाहिए? नहीं, आपकी बॉडी का जो मेन स्टोरेज मटेरियल है वो तो ग्लाइकोजन है, तो आप उस स्टार्च को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करोगे। आप पौधे खाओगे, आप उनकी फैट खाओगे, तो आपके शरीर में क्या होगा? वेट बढ़ेगा। तो ये क्या हो गई? सेकेंडरी, क्योंकि आप सेकेंडरी हो, आपने प्राइमरी से खाना लेकर खाया और फिर आपके वेट में वृद्धि हुई, आपके जेव भार में जो वृद्धि हुई, तो आप सेकेंडरी हो, क्योंकि प्राइमरी तो वो थे, पहले उन्होंने वृद्धि की अपने जेव भार में, उसको आपने खाया। लेकिन आपने क्या खाया होगा? आपने नेट खाया होगा, है ना, नेट प्रोडक्टिविटी खाई होगी, आपने ग्रोस प्रोडक्टिविटी नहीं खाई उनकी, क्योंकि ग्रोस प्रोडक्टिविटी में से श्वसन निकाल लिया ना हमने, उन्होंने श्वसन भी तो किया, उसके बाद आपने उनको खाया है। तो आपने जब उनकी नेट प्रोडक्टिविटी खाई, तो खा के आपने क्या किया? उनको खा के अपनी बॉडी में जो भी आपको चाहिए, अमीनो अम्ल, है ना, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली बनवाए। तो ये क्या हो गया? आपके जीव भार में वृद्धि, आपने बनाया, आपने रॉ मटेरियल लिया उनसे और फिर अपने हिसाब से चीजें बनाई, तो आपने भी अपने जीव भार में वृद्धि की, तो आप क्या हो गए? सेकेंडरी हो गए। मतलब जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं ना, कौन कंज्यूमर्स? मतलब उपभोक्ता,
कल हम पढ़ के आए उत्पादकता, उपभोक्ता और अपघटनकारी। तो जितने भी उपभोक्ता हैं और अपघटनकारी हैं वो सेकेंडरी वाले में आएंगे। उत्पादकों द्वारा, उत्पादक कौन है हमारे? पौधे द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता, अभी जस्ट मैंने बोला कंज्यूमर आप हैं, उनको खा रहे हैं, करते हैं। उपभोक्ता प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन, आप भी क्या करेंगे? आपने भी जो खाया है वो हमेशा आपके साथ तो नहीं रहेगा, आप तो भाई उनसे भी ज्यादा दौड़ेंगे, भागेंगे, उत्सर्जन करेंगे, श्वसन करेंगे, है ना, और शरीर की देखभाल में वृद्धि हो रही है आपके शरीर में, कर लेंगे। इस प्रकार शेष संग्रहित ऊर्जा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। और उसके बाद जो बचेगा वो आपका सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। आई समझ में? क्या समझ में आई? देखो, आपने प्लांट खाया है ना, ये मुंह बना दूं एक बड़ा सा, ये खौखोड़े हम खा लिया आपने प्लांट, ठीक है। प्लांट में मान लो नेट प्रोडक्टिविटी जो प्लांट की थी वो 10 किलो थी, 10 किलो पौध आपने खाया प्लांट। अब ये 10 किलो जब आप में आया तो ये 10 के 10 आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? आपको भी नेट निकालनी पड़ेगी, है ना। कई बुक्स में इसमें भी 2 दे रखी है, ग्रॉस और नेट, तो मतलब वही है। इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आप ग्रॉस कर सकते हैं, ग्रॉस सेकेंडरी हो जाएगी इसमें, है ना। वो प्राइमरी थी, पौधों के लिए थी, तो इसमें क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसमें भी हो सकता है आपको 2 बुक 2 तरह से मिले। अब ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो गई है वैसे तो, लेकिन क्या आप ये 10 के 10 किलो अपने बॉडी में स्टोर करके रखेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप इससे श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो ऊर्जा खर्च होगी। तो ये 10 किलो से आपका वेट कम हो जाएगा, ये मान लो 9 किलो पे चला गया। तो इस 9 किलो को हम कह रहे हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नेट प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी वाले में नहीं दी है, सिर्फ फर्स्ट वाले में दी है। लेकिन कई बुक्स हैं जो इस तरह से भी देती है, तो उसमें वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में से श्वसन वगैरह हटा के फिर नेट वाली बताएंगे। लेकिन एनसीईआरटी नहीं दे रही है, इसलिए हम इस बात को नहीं करें। ये परिभाषा यही बता रही है कि भाई क्या कह रही है, जो उपभोक्ता आपने पौधे खाए, उसके बाद आपने उत्सर्जन किया, श्वसन किया, अपने शरीर की देखभाल की, और अब जो शेष बचा है, अब जो शेष बचा है आपकी बॉडी में, वही क्या है? आपकी संग्रहित ऊर्जा है, जो आपने स्टोर करके रखा है। सब कुछ काम करने के बाद आपकी सेल में जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो सेल ने स्टोर कर दी है। और जनरली हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। तो जो ग्लाइकोजन अब आपने स्टोर किया है वही आपका वेट बढ़ाएगा, आपका जैव भार वही है। जो आपने खाने पीने, उछलने पे कूदने में जो वेस्ट कर दिया वो आपका तो वेट लॉस हो गया, उससे तो एनर्जी बाहर चली गई। अब जो आपका फाइनल वेट है वही आपकी क्या है? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है। और बाकी जो 1 किलो वेट है, 1 किलो वेट के बराबर जो ऊर्जा है वो आपने कहाँ खर्च कर दी? उत्सर्जन, ये सब चीजों में, ठीक है। तो आप क्या हो गए? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। अब क्या है? प्राथमिक उत्पादकता की निर्भरता, कि हम प्राथमिक उत्पादकों पे क्यों निर्भर है? आपको पता है आप निर्भर है। क्या आप डायरेक्टली सेकेंडरी वाली बना सकते हो? नहीं बना सकते। आपको प्लांट चाहिए, उसी से आप करोगे, उसी से अपनी एनर्जी निकालोगे, है ना। आप तो खुद स्वपोषी हो ही नहीं, आप तो उपभोक्ता हो, आपको तो कोई चाहिए खाने वाला। तो हमें प्राथमिक उत्पादकता पे निर्भर रहना पड़ता है कि वो कितना बना रहे हैं, उनसे हम कितना खा रहे हैं, है ना। दूसरों पे नजरें हैं हमारी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पौधे बचाओ। भाई आप इनडायरेक्ट वे पे उन पे निर्भर कर रहे हो और आप उन्हीं को खत्म करते जा रहे हो। मतलब आप अपने पेड़ों पर ही क्या मार रहे हो? कुल्हाड़ी मार रहे हो, उनको काट के। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है, कि आप जो ये पौधे जो उत्पादन करेंगे, प्राथमिक उत्पादन मतलब पौधों द्वारा उत्पादन जो हो रहा है, जो हम कह रहे हैं कि जीपीपी है या एनपीपी, जो भी बोलना चाहते हो वो है। तो वो किस पे निर्भर करेगी कि पौधा किस जगह पे है,
अंधेरी जगहों पे अगर रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही नहीं, तो उस पर जीपीपी बनेगी ही नहीं, ग्रोथ रेट उसकी बहुत कम होगी, उसका जैव भार बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि लाइट ही नहीं मिल रही। अच्छे उजाले वाले में रखोगे तो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होगा। बहुत ज्यादा गर्मी में रख दिया तो भी खतरनाक है, जल भुन के मर जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि पादप प्रजातियां किस निवास में रह रही है, ठंडे में रह रही है, मरुस्थल में रह रही है, उष्ण कटिबंध में रह रही है, कहाँ रह रही है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषण की उपलब्धता, क्या मिल रहा है उसको, जहां वो रह रहा है वहां जल की कमी तो नहीं है, क्योंकि क्या क्या चाहिए प्रोडक्टिविटी करने के लिए, उसको CO2 चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए। अब इनकी उपलब्धता बताएगी कि वो कितना फाइनल उत्पादन कर पाते हैं। तो पर्यावरणीय कारक कैसे हैं, पोषकों की उपलब्धता कितनी है, उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो है या नहीं, नाइट्रोजन कितना आ रहा है जमीन से, भाई यही थोड़ी ना चाहिए, और भी है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब जरूरी है प्लांट्स के लिए, तो ये कितना मिल रहा है। पादप की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करता है, वो कितनी स्पीड से कर रहा है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के परितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है ना, अलग अलग परितंत्र में, अलग अलग इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी अलग अलग होगी, वहां के हिसाब से होगी। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व, और कार्बनिक तत्व से हमारा मतलब हमेशा कैसे रहेगा, शुष्क भार से। ये मैं बता चुकी हूँ क्या है शुष्क भार और क्यों शुष्क भार है, क्योंकि पानी हमें नहीं चाहिए, हम उत्पादकता से मतलब पानी से नहीं ले रहे हैं, हमें दूसरी कार्बनिक चीजों से, ग्लूकोज, फैट, वसा, प्रोटीन्स, इन सब से लेना देना है हमें। अमीनो अम्ल कितने बन रहे हैं, एंजाइम्स कितने बन रहे हैं, उनसे लेना देना है हमें। शुष्क भार के रूप में लगभग 170 मिलियन टन आका गया है कि अगर हम प्लांट की संपूर्ण जीव मंडल में अगर हम देखें कि जो प्लांट है वो कितना उगा रहे हैं, कितना वार्षिक, एक वर्ष में कितनी उत्पादकता दे रहे हैं, तो वो कितनी होगी, 170 मिलियन टन आका गया है। तथा समुद्र की उत्पादकता 55 मिलियन टन के आसपास है एक साल में, ये उत्पादकता है। और ये कौन सी उत्पादकता है, ये नेट उत्पादकता रहेगी, ठीक है, ग्रोस वाली नहीं है, श्वसन दर निकालने के बाद वाली है। अपघटन, अपघटन क्या होता है भाई, हमने कहा पहले कौन है हमारे उत्पादक, फिर कौन है कंज्यूमर्स, फिर कौन आते हैं, अपघटक आते हैं। तो अपघटन कैसे होता है, अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपघटों द्वारा पौधों और जंतुओं के मृत भागों पर क्रिया करके उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल CO2 जल व अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अपघटन का मतलब डीकंपोजिशन है ना, जब प्लांट या एनिमल मर जाएंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिलेंगे कैसे, बैक्टीरिया ये सब उस पर रिएक्ट, कवक ये सब रिएक्ट करेंगे और उनको छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थ, जिससे पहले उन्होंने कार्बनिक पदार्थ बनाए थे। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं हमें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। इनको तोड़ देंगे, बॉडी में जितना भी प्रोटीन है सबको तोड़ देंगे और अकार्बनिक मटेरियल यानी कि CO2, वाटर, सल्फर, नाइट्रोजन, अमोनिया, इन सब में तोड़ के मिक्स कर देंगे। कहाँ पे, इस नेचर के अंदर, अब चाहे वो सॉइल हो चाहे वो पानी हो, ठीक है, उनमें तोड़ देते हैं और इसी को हम क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। मृत्यु के पश्चात, या पत्ती जैसे गिर गई है तो उसके पश्चात पादपों और जंतुओं के मृत अवशेष अपर्द कहलाते हैं। अपर्द किसको कहते हैं, डेट्रिट्स, डेट्रिटस, डेट्रिटस का मतलब मरी हुई मृत अवशेष, चाहे वो मरा हुआ कोई बॉडी हो, है ना, पत्ती टूटी हुई हो, कोई भी टुकड़ा हो पादप और जंतुओं के जो मर चुके हैं। और उसके निम्नलिखित क्या होते हैं, चरण होते हैं। पहला क्या होगा, विखंडन। सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये पत्ती है, पत्ती से लेकर चल लेते हैं, है ना, आप एनिमल से भी ले सकते हैं। ये पत्ती गिरी धरती पर, सबसे पहले क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे जो चींटियां हैं, जो केचुआ हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो उसको कुतर 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 करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। ऐसा तो है नहीं कि केचुआ पूरी पत्ती को निगल लेगा और फिर पत्ती का वो अपघटन कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। कोई भी एनिमल है वो उसको डाइजेस्ट करेगा तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा। तो सबसे पहली क्रिया क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है कि ये पत्ती है, ये वहां पे जो भी लिविंग थिंग मौजूद है,
चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो केचुआ है, कुछ भी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ठीक है, ये केचुआ बना देते हैं हम। इस प्रक्रिया में अपर्द यानी कि डेट्रिटस के बड़े बड़े टुकड़ों या भागों का विखंडन अपर्दहारी जो डेट्रियर्स हैं, ठीक है, डेट्रीवोर्स हैं, उनके द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, जैसे कि केचुआ। ठीक, दूसरा है निक्षालन यानी कि लीचिंग। लीचिंग क्या है? जब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दिया, ये पत्ती है, अब ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है। अब ये कहाँ पड़ी है? तो ये पड़ी है सॉइल के ऊपर। अब सॉइल पे देखो, सॉइल ऐसे तो पड़ी नहीं रहेगी, सॉइल पे बारिश भी होगी, है ना, बारिश की बूंदे भी गिरेगी, कहीं बहता हुआ पानी भी आएगा, तो जो बैक्टीरिया या जो भी एनिमल है इसको खा के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में और इसके रसायनों में विभक्त कर रहा है, उसमें से जो भी जूसेस या जो भी केमिकल्स निकलते हैं वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर की तरफ जाते रहते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट होना, अवक्षेपित हो जाते हैं। पीपीटी जिसको कहते हैं ना, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हो, पीपीटी बना है, प्रेसिपिटेशन बना है ना, ये वाली पीपीटी नहीं। ठीक, चलो, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक तत्व भूमि मृदा स्तर संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। आ गया अवक्षेपित वर्ड? क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पानी के साथ चलते जाएंगे, है ना, पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा इनको भी लेता जाएगा और वहां पे नीचे नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो अवक्षेपित पदार्थ है ये ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये तो भाई स्टोन बन जाएंगे आगे जाके, मिट्टी के अंदर मिल नहीं पाएंगे ये, है ना। इसलिए लीचिंग एक बोल सकते हैं ज्यादा बेनिफिशियल प्रक्रिया नहीं है। अपचयन, अब क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटना, है ना। मेटाबॉलिक में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है, ये हम कर चुके हैं पहले। जीवाणु और कवकों द्वारा निर्मुक्त विकरों, विकर का मतलब एंजाइम्स, जो एंजाइम्स ये बैक्टीरिया या फंजाई है, भाई कौन रहेगा मिट्टी में? फंगस रहेगी, बैक्टीरिया रहेंगे, यही रहेंगे, है ना, द्वारा अपर्दों को अपचयन क्रिया में इनका अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण किया जाता है। अब ये जो बचे कुचे पदार्थ है या नीचे भी है, अगर मान लो आए हुए पदार्थ, तो इनको कौन खाएगा? बैक्टीरिया, फंगस, है ना, मुस्कुरा रहा है, आज तो खाना आया है ना। फंगस के माइसीलियम यहाँ पे भी फैले हुए हैं, बैक्टीरिया यहाँ पे भी है। ये सब धीरे धीरे इनके बचे कुछ टुकड़ों को और डाइजेस्ट करेंगे अपना खाना। बैक्टीरिया सड़ी हुई चीज़ों पे आपने देखा होगा, कहीं जानवर मर गया है तो कीड़े मकोड़े, है ना, उसके ऊपर खाने आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर बदबू आने लगती है। तो ये क्या कर रहे हैं? उसके जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ रहे हैं, वही अमोनिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में तोड़ते हैं। फिर क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन, है ना, ये आधा ह है बच्चों, इसको आधा ह कर लेना। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमस पढ़ा है आपने वर्ड। ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी में सड़ी गली चीज़ों को बैक्टीरिया और उनके द्वारा सड़ाने से जो मिट्टी की ऊपरी लेयर बन जाती है, अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थों का मिक्सचर, जो कि बहुत मिट्टी को फर्टाइल बनाती है, उसको ह्यूमस कहते हैं, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर। तो ह्यूमस बनेगी, है ना, सड़ जाएंगी पत्तियां, सारे एनिमल्स, तो ऊपर वाली लेयर बन जाती है मिट्टी की। इसके द्वारा एक गहरे रंग का रवाहीन, रवाहीन का मतलब क्रिस्टल नहीं है उसमें, है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है, माल मलिदा पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है, इसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर। धीरे धीरे वो सब कुछ सड़ गया है, मिक्सचर हो गया है। आप कहीं सब्जी डालो, सब्जी के छिलके 1 दिन 2 दिन 4 दिन में वो पूरे सड़ के मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, है ना। यही पढ़ रहे हैं हम। पहले उनका विखंडन होगा, फिर क्या होगा? उनका लीचिंग होगा, उसके बाद ये ह्यूमिफिकेशन होगा। ठीक है, एक और होगा मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। ठीक है, ह्यूमस पूर्ण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होकर अकार्बनिक पोषक तत्वों मुक्त, सब अकार्बनिक में ही बदलेंगे। कार्बनिक तो वो खुद है,
उससे से अकार्बनिक बनेंगे। इस प्रक्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। अब जितने भी खनिज है वो सब रिलीज हो जाएंगे, सोडियम रिलीज हो गया, कॉपर कुछ है, अगर कॉपर सल्फेट है तो वो रिलीज हो गया, सोडियम क्लोराइड रिलीज हो गया, है ना, सब आयंस भी रिलीज हो गए, जितने भी थे सब टुकड़े हो गए, मतलब सब कुछ अलग हो गया, जिससे वो बॉडी बनी हुई थी, जो जो उसकी बॉडी में था सब कुछ अब अलग हो चुका है, बिल्कुल वो लोअर लेवल पे आ चुका है, अमोनिया वमोनिया सब जो है निकल चुका है। ठीक है, खनिजीकरण हो गया है और यही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस लेयर बन गई है भाई, मिट्टी उपजाऊ तभी कही जाती है, जितनी उसमें ह्यूमस होती है मिट्टी उतनी उपजाऊ होती है ना। फिर खनिजीकरण हो जाता है, उसमें सॉल्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के, सोडियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, ये सारे सॉल्ट्स मिलते रहेंगे। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, अपघटन किस किस से प्रभावित होता है? देखो चैप्टर बहुत इजी है, बिल्कुल इजी सी परिभाषाएं, बहुत मार्किंग चैप्टर है ये। ठीक है, अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरदन के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। कि भाई जो सड़ रहा है वो पदार्थ है क्या, वो पत्ती है तो जल्दी सड़ जाएगी, कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसको टाइम लगेगा, कोई कीड़ा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा सड़ने में। तो डिपेंड करेगा कि जो सड़ने वाली चीज है, जो हमारा अपघटन है या अपरदन है, वो किस टाइप का है, उसका कंपोजिशन कैसा है। अपघटन में काइटिन लिग्निन पदार्थों की अधिकता अपघटन की दर को कम कर देती है। देखो काइटिन स्ट्रांग होता है, ठीक है, काइटिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। जो कॉकरोच हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका जो बाहरी कंकाल होता है ना, वो काइटिन का बना होता है। हमारे नाखून काइटिन के बने हुए हैं, है ना। तो ये जो है ये धीरे धीरे सड़ेंगे भाई। नाखून ऐसा नहीं है इतनी जल्दी नहीं, स्किन आपकी जल्दी सड़ जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, नाखून को टाइम लगेगा। लिग्निन भी ऐसे ही हार्ड, लिग्निन किस में होगा, प्लांट्स में, तो लिग्निन को डिकम्पोज होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब क्या करते हैं, अपघटन की दर को कम कर देंगे, धीरे धीरे होगा। अपरदन में नाइट्रोजन की प्रचुरता और लिग्निन की कमी अपघटन की दर में वृद्धि कर देगी। अगर नाइट्रोजन ज्यादा है, जो भी बॉडी सड़ रही है ना, और लिग्निन और काइटिन कम है, तो अपघटन की दर में वृद्धि हो जाएगी। सामान्य 25 डिग्री से अधिक तापमान व आर्द्र परिस्थिति में अपघटन के लिए अनुकूल होती है। अगर टेम्परेचर 25 के आसपास हो, देखो सर्दियों में चीजें जल्दी कम सड़ती है ना। सर्दियों में कोई डेड बॉडी की स्मेल भी बहुत टाइम बाद आएगी, सड़ने की जो क्रिया है वो धीमी होती है, क्योंकि टेम्परेचर 16-17 के आसपास चल रहा होता है। लेकिन गर्मियों में चीजें जल्दी सड़ जाती है, आसपास कोई जानवर मर गया तो बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाएगी, है ना, और दूर दूर तक आने लग जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ अपघटन की क्रिया जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो अधिक तापमान और अगर आर्द्र परिस्थितियां है, बारिश में भी स्मेल ज्यादा आती है। आप कहीं जाओ नदी नालों के पास, बारिश में पेड़ पौधों के सड़ने से वहां पे नाला बासने लग जाता है, नालियों में भी स्मेल आने लग जाती है। तो ये सब चीजें क्या करती है, अपघटन को बढ़ाती है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और इससे पहले कि आप भाग जाएं, मेरी बात सुन लीजिए कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत कुछ पढ़ा है, जो यूट्यूब पे है उनके लिए तो सिर्फ क्लासेस हैं, जो ऐप के बच्चे हैं उनको तो भाई लेक्चर देखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि हमें नीट के हिसाब से, मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट देना है और दोबारा रिविजन करना है। और फिर थोड़े दिन में अभी मैं ऑब्जेक्टिव भी लाने लग जाऊँगी, ठीक है, और वन शॉट तो चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो इसके लिए आपको टाइम जो है देना पड़ेगा। और फिर से मैं आप लोगों को ये इंस्पिरेशन देना चाहूँगी कि भाई प्लीज़ कोई ना कोई जो है 12th के साथ आप लोग नीट क्लियर कर लें, साल बर्बाद नहीं करें, इतनी मेहनत करें कि आप 12th के साथ ही नीट क्लियर कर लें। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी मेरी सबकी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए